नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का हमारा कार्यक्रम है रचना धर्मिता और इस कार्यक्रम में हमने आज यहां पर उदयपुर राजस्थान से आमंत्रित किया है सुश्री रीना मेनारिया को, जो सुपरिचित साहित्यकार हैं, हिंदी और राजस्थानी भाषा में लिखती हैं। आइए थोड़ी देर में हम आज के जो अतिथि हैं सुश्री रीना मेनारिया, उनको हम उदयपुर से यहाँ पर जोड़ देते हैं। आइए रीना जी को इस कार्यक्रम में जोड़ देते हैं। नमस्कार रीना जी, नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है रीना मेनारिया जी। उदयपुर से आप हमारे साथ आज जुड़ी हैं। अब थोड़ी देर में अब हमारे मित्र जुड़ने शुरू हो जाएंगे और रचना धर्मिता के इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत कर रहे हैं। मित्र जानते हैं, अब जुड़ने शुरू हो गए हैं, मित्र जानते हैं कि आप हिंदी और राजस्थानी भाषा में लिखती हैं। आपका परिचय तो मेरे पास है, मैं चाहता हूं कि एक दो मित्र अभी जुड़े हैं, अब देखना शुरू कर दिया है, तो जो ही कुछ रिस्पॉन्स आएगा कमेंट्स के रूप में हमारे सामने, तो फिर उसके बाद मैं आपका विधिवत रूप से परिचय देता हूं। लेकिन उससे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, आजकल गर्मियां बहुत हैं और आप कॉलेज में पढ़ाती हैं, तो क्या आपके गर्मियों के अवकाश हो गए या अभी आपके ड्यूटी चल रही है, क्या बात है? सर लगभग अब अवकाश होने को है। एग्जाम हो गए हैं और अभी बच्चों के अवकाश हो गया है, एकेडमिक वालों का भी बाकी है, शीघ्र ही हो जाएगा। इस बीच में हमारे साथ सुपरिचित साहित्यकार दिलीप कुमार जी जुड़ गए हैं और भी मित्र हमारे साथ अब जुड़ने शुरू हो जाएंगे। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं रीना मेनारिया जी। आप हमारे साथ उदयपुर से जुड़ी हैं और आपके बारे में जो मेरे पास परिचय है उसको मैं इस कार्यक्रम के आरंभ में संक्षिप्त रूप में ही पढ़ना चाहूंगा। शेष तो आपके साथ जब बातें होंगी सब पता चलेगा। इस बीच में डॉक्टर प्रणव भारती जी अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गई। प्रणव जी, मैं आपका स्वागत करता हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपके दर्शन होंगे, अभी कमेंट्स के माध्यम से आपसे बातचीत होगी। मैं अपने मित्रों को ये बताना चाहूँगा, आज की हमारी अतिथि है रचना धर्मिता कार्यक्रम में उदयपुर राजस्थान से सुपरिचित साहित्यकार सुश्री रीना मेनारिया। आपने एमए हिंदी और राजस्थानी में किया है। आपकी जो लेखन की भाषा है मुख्य रूप से वो हिंदी और राजस्थानी है। आप के मुख्य कहानी संग्रह लगाव का रिश्ता तथा अन्य कहानियां और उधार के कौर, ये आपके कहानी संग्रह और बनास पार बहुत ही चर्चित रहे हैं। और आपकी जो पुस्तकें हैं विशेष रूप से चारित्रिक लोक कथाएं हैं और नवीन निबंध पर है, ये संकलन है आपका। और राजस्थानी की जो आपकी रीना जी पुस्तकें हैं विशेष रूप से वो घीरव दीवलो, तकदीर रा आंक और पोतीवाड़, ये उपन्यास है आपका। उपन्यास आपका एक और बहुत ही जो प्रचलित है, जिस पर हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, वो नटनी की नौपत है, उस पर हम आगे बातचीत करेंगे। इस बीच में रमेश चंद्र शुक्ल जी भी जुड़े हमारे साथ। मैं रमेश चंद्र शुक्ल जी की एक विशेषता बताना चाहूँगा। एक तो मेरे नियमित इसमें जुड़ जाते हैं हमारे कार्यक्रम में, हमारे आकाशवाणी के वरिष्ठ मित्र हैं। और जब भी मैं पोस्ट करता हूं कोई भी पोस्टर अतिथि के बारे में, तो पता नहीं ये कहां से उनका पूरा परिचय निकाल कर, अगर आप देखें कमेंट्स में रमेश चंद्र शुक्ल जी का, आपका उन्होंने एक एक पंक्तियों में देखिए कितना परिचय उन्होंने आपका दिया है। इसके लिए मैं शुक्ल जी का बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अशोक मिश्र जी हमारे साथ जुड़ गए, वो भी आपको नमस्कार कर रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। इस तरह से दिलीप कुमार जी, प्रणव भारती जी, रमेश चंद्र शुक्ल जी, अशोक मिश्र जी अभी तक जुड़ गए हैं। मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
रीना जी, मैंने आपका संक्षिप्त सा परिचय पढ़ा है। आप राजस्थानी और हिंदी में लिखती हैं, लेखिका हैं। आपकी कहानियों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जिज्ञासा रहती है हमारे मित्रों को। इस बीच में अरुण कुमार पासवान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, समीक्षक हैं और हमारे आकाशवाणी के मित्र हैं। तो पासवान जी, आपका स्वागत है। बहुत अच्छा। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी भी अमेरिका से जुड़ गए हैं। उन्होंने लिखा, मैं अमेरिका से आपका कार्यक्रम सुन रहा हूँ। वाजपेयी जी, आपका धन्यवाद। पता नहीं मौसम कैसा है, लेकिन आपको बता दूं, दिल्ली में तो बहुत जबरदस्त गर्मी है, भयंकर। अब अगले 2-3 दिनों में थोड़ी सी ठंड आए, ठंड क्या आएगी, बारिश दिखा रहा है, लेकिन मौसम पर भी इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। मौसम कब बदल जाए कोई विश्वास नहीं होता है। वाजपेयी जी, आप तो अमेरिका चले गए हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। पूछेंगे आपसे, क्या आपका व्यक्तिगत यात्रा है या किसी कार्यक्रम में आप वहां गए हैं, इस पर बातचीत करेंगे। भारत दास जी हमारे मित्र हैं, वो भी जुड़ गए हैं, बहुत सारे मित्र जुड़ गए हैं। तो आपसे पहले मैं जानना चाहूंगा, मूल रूप से आप हैं कहाँ से, और आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है, संक्षिप्त में अपने मित्रों को बताइए। अ, नमस्कार, राम राम सबने। मैं रीना मिनारिया उदयपुर से हूँ, उदयपुर राजस्थान से। मेरा जन्म उदयपुर जिले के एक छोटे से गांव मेनार गांव में हुआ था। छोटा सा तो क्या कह सकते हैं, अब मेरा गांव बर्ड विलेज के नाम से जाना जाता है, मतलब देशों में और विदेशों में। और तलवारों की घेर के लिए मेरा गांव काफी प्रसिद्ध है। आप क्या गूगल पे बात नाम डालिएगा। मेरा है। गांव मेरी पहचान है एक तरह से। मेरे पढ़ाई गांव में हुई, मेनार गांव में मेरा जन्म वहीं हुआ। बचपन में से मुझे पढ़ने का बहुत शौक रहा। साहित्य का कीड़ा बचपन से ही मेरे मगज में घर कर गया था। तो शुरू से मैं बहुत साहित्य पढ़ती रही, जो बाल साहित्य जो हुआ करता, जिसमें वो ये चंपक है, नंदन है, बालहंस है, इस तरह की किताबें। एक बात मैं बताना चाहूंगी कि गांव में उस दौरान हमारे घर पे न्यूज़पेपर नहीं आता था। और पास ही मेरा गांव ननिहाल। तो ननिहाल में जाती थी क्या करने कि वहां से न्यूज़पेपर लाने। 10-15 दिन होते और मैं ननिहाल जाने की जिद करती। तो मेरी मम्मी कहती थी कि अक्सर वहाँ क्या है, मामा के वहाँ क्यों जाती है, लेकिन मैं जिद करती। फिर होता है कि एक दूध की गाड़ी आती थी जो मेरे घर के बाहर रुकती थी, और वो दूध लेके नानी के घर के वहां बाहर रुका करती थी। तो मैं जिद करके गाड़ी में बैठ जाती थी। तो मम्मी ठीक है उनको समझा देती कि ठीक है बच्ची ये जिद कर रही है, आ रही है तो वहां इसको उतार देना, नानी को बता देती। आते वक्त में वहाँ मामा जो मेरे हेड मास्टर थे उस दौरान, तो मामा के घर पे न्यूज़पेपर आता था। और न्यूज़पेपर में अपने रविवार के अंक उनमें कहानियां आती थी, चुटकले हुआ करते थे, पहेलियां होती थी, और साथ में मासिक हर 15 दिन में एक बालहंस भी आया करती थी, छोटी सी। जी जी जी। वो मुझे वो मुझे बड़ा आकर्षित करती थी। तो वहां से मैं महीने भर के अखबार जितने भी पड़े होते बांध के गठरी और मैं ले आती। आज तो हमारे घर में 15 दिन के अखबार इकट्ठे हो जाए और एक गिन से आते कि ने कहाँ रखे, कहाँ ठिकाने लगाए हैं, जब तक कबाड़ी वाला नहीं आ जाता। तो वहां से मैं वो लेके आती। तो मेरी नानी कहती थी कि देख तू जाएगी तो वहां लोग पूछेंगे कि ननिहाल गई है, वहां से क्या लेके आई है। चल मैं तुझे कुछ चूड़ियां पहना दूं, चप्पल दिला दूं, ताकि जाके बोले कि नानी ने ये दिलाया है। तो मैं कहती कि नहीं, मुझे जो चीज चाहिए थी मैंने ले ली और मैं ये लेके जा रही हूँ। तो मेरे मामी वगैरह हंसा करती थी कि छोरी पागल तो नहीं हो गई कहीं, यहाँ रद्दी लेने आया करती है। तो मुझे साहित्य का कीड़ा उस समय से मुझे लगा, और पढ़ने का शौक मुझे उस समय से लगा, जो धीरे धीरे आ गया। मतलब पढ़ती रही, जब भी जहां भी साहित्य की कोई किताब हाथ लगती मैं पढ़ती। तो इस तरह से क्या हम ये माने कि साहित्य के प्रति ये जो रुचि है, थोड़ा बहुत ये अपने कीड़ा शब्द का इस्तेमाल किया ना, वो कीड़ा आ गया आपके दिमाग में, और आपकी अभिरुचि हुई फिर साहित्य के प्रति। तो फिर कुछ याद है कि फिर जैसे लिखते नहीं है ना कि जब आप 10वीं 11वीं
कक्षा में होते हैं तो फिर अपनी जो नोटबुक आपके होते हैं उनमें आप कुछ कविताएं या कुछ छोटी छोटी कहानी जो आप सोचती हो उसकी कुछ पंक्तियां लिखती है। अच्छा रीना जी, मैं बताना चाहूंगा इस बीच में जम्मू से बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं, कवि हैं, भूपेंद्र सिंह रैना जी हमारे साथ जुड़ गए। मैं उनका नमस्कार करता हूं। और बसंत परिहार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बसंत परिहार जी अहमदाबाद से जुड़ गए हैं, हमारे वरिष्ठ मित्र हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार, कवि हैं। और वाजपेयी जी तो अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हैं। तो फिर कहाँ आपने कुछ याद है तो कैसे शुरुआत की आपने लिखने की? बिल्कुल कुछ बता। बिल्कुल सर। जो पढ़ा हुआ मुझे याद है तो लिखा हुआ कैसे भूल सकती हूँ। उस दौरान क्या होता था सर कि एक तो 6 साल का बच्चा हो जाता, उसके बाद में स्कूल में दाखिला दिलाया जाता था, तो मेरे साथ भी यही हुआ। तो स्कूल जाके मैं कोई वो बारखड़ी वारखड़ी ये सीखना नहीं, ये तो मैं काफी पहले घर पे ही सीख चुकी थी। मैं जल्दी किताब पढ़ना सीख गई थी और लिखना भी। तो उस दौरान मैं मतलब एक कहते हैं ना एप्लीकेशन लिखा करती थी। तो घर की जो घटनाएं, कुछ छोटी मोटी घटनाएं होती थी, वो सारी मैं उस एप्लीकेशन में लिख के भेज देती कि आज मेरे घर पे ये हुआ, आज मेरी तबीयत खराब है, या मैं गिर गई कहीं से तो वो लगी है, इस तरह का पूरी मतलब जो भी बात होती ना उसको मैं पूरा डिटेल लिख के फिर उस प्रार्थना पत्र में भेजती। तो मेरी मैडम भी बड़ा आश्चर्य करती थी कि ये लड़की किस टाइप की लड़की है, 3 लाइनों को पूरा ही रामायण लिख के भेजती है। डांट भी पड़ती थी उस पर मुझे। और उसके बाद में सर थोड़ी सी अपन आगे की बात करें 10वीं 12वीं तक की, तो वो उम्र ही एक एक ऐसा दौर होता है। तो उस दौरान अपन प्रेम कविताएं लिखी गई थी, कुछ कई गजलें हैं, शेर कुछ शायरे याद हैं। है, छुटपुट रूप से कुछ याद है आपको क्या? छुटपुट याद है, कारगिल का युद्ध हुआ था उस दौरान का मुझे थोड़ा सा याद है। लिखा था मैंने कारगिल युद्ध पे। तो अ, कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही है कि बन गया पाकिस्तान दुश्मन हिंदुस्तान का, ये भूल गया पाकिस्तान कि वो भाई हिंदुस्तान का, भाई भाई को नहीं चाहता, अरे ये कैसा है नाता। इस तरह के कुछ लाइनें मुझे याद आ रही है। मतलब गुरु जो जो जिस तरह से आप लिख सकते थी आपने लिख लिया। और मैं रीना जी बताऊंगा, विजय संदेश जी हमारे साथ जुड़ गए। और मंजू महिमा भटनागर जी वो भी अहमदाबाद से जुड़ गए। हमारे कई मित्र अहमदाबाद, केवल गोस्वामी जी भी जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं वे भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। तो इस तरह से फिर आपने मतलब जब आपको ये बोध आया कि आप एक लेखिका बन सकती हैं, आप कविताएं लिख सकती हैं, कहानियां तो आपकी बहुत ही परिचित कहानियां हैं आपकी। तो आपने क्या लेखन कहाँ से, मतलब कविता से शुरू किया या गद्य गद्य लेखन से शुरू किया आपने? लेकिन सर मेरा कहानी से शुरू हुआ था। पहली कहानी मैंने राजस्थानी में लिखी थी और ये ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन सॉरी आकाशवाणी उदयपुर से प्रसारित हुई थी मेरी। गिरो दिवलो नाम से एक कहानी थी। मैंने लिखी और वहाँ भेजी थी, लेकिन ठीक है उन्होंने पसंद की और मुझे बुलाया वहाँ रिकॉर्डिंग के लिए, तो मेरा हौसला बढ़ा और फिर मुझे लगा कि नहीं मैं लिख भी सकती हूँ। शुरुआत मेरी वहाँ से रही। उसके बाद बीच में थोड़ा-सा अंतराल आ गया था और फिर 2008 से मैंने फिर लिखना शुरू किया। हमारे यहाँ उदयपुर से एक भास्कर में कॉलम निकला करता है। उसमें कंटिन्यू मैं छपती थी। रोज़ लिखती, रोज़ छपती। और एक वो कहते हैं ना एक जैसे सवेरे उठते एक चाय की हूस होती है हमें कि चाय उठते ही हम्म। चाय चाहिए, वैसे मुझे मतलब दिन में लिख के और शाम को देना होता है वहाँ छपने के लिए और सवेरे अखबार में देखना होता है कि मैं छपी कि नहीं। तो काफी खुशी मिलती, काफी अच्छा लगता। राजस्थानी भाषा में लिखती थी, छपती थी और हिंदी में भी मेरी कई कहानी आई है। इसमें पत्रिका में भी आई है, दैनिक भास्कर में भी आई है। तो हम बातचीत तो जारी रखेंगे। मैंने जो आपको विशेषकर फेसबुक इत्यादि में देखा है, आपको फॉलो किया है, तो आप कविताएं बहुत अच्छा लिखती हैं।
मैं चाहता हूं कि अभी बातचीत तो हम करेंगे, शुरुआत में आप अपनी एक दो कविताएं सुनाइए। आप आपके हमारे मित्र आपकी कविताएं सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। मैं मेरे आपको पास हिंदी और जी जी बताइए बताइए, सुनाइए सुनाइए। अ, मेरे पास हिंदी और राजस्थानी दोनों की कविताएं हैं। पहले आप हिंदी में अ, सुनाइए। हिंदी की सुनाती हूँ, बिल्कुल। जी जी हिंदी के सुनाइए जी। अ, मेरी कविता का शीर्षक है बेटी। अ, कंधे पर टंगा पर्स, कंधे पर टंगा पर्स, खूंटी टांग वह आ बैठी माँ के पास। दिन के हाल चाल पूछकर फिर जा लगी रसोई में और चाय बना लाई दोनों के लिए। क्या चाय बात है। सुड़कती माँ बोली, काश तू बेटा होती। चाय पीती हुई माँ कह रही है कि काश तू बेटा होती। शाम को बेटी के हाथ से दलिया खाती माँ फिर कहती, काश तू बेटा होती। बेटी मुस्कुरा दी, माथा गूंथती, बेटी के हाथों को सहलाती, चूमती और फिर कहती, काश तू बेटा होती। देखिए, बेटे के होश उनके मन में है, माओ के, वो जा नहीं क्या रही बात, है। क्या बात है। नहीं नहीं, बहुत जो बीच बीच में आपने ये पंक्ति डाली है ना इसमें, ये तो इसको ठीक है, सुनाइए सुनाइए, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। गीता के श्लोक सुनाती बेटी को माँ फिर कहती, काश तू बेटा होती। बेटी बोली, माँ मैं बेटा होती तो शायद तू कहीं और होती। माँ के मुंह से शब्द उछले, हाँ शायद वृद्धाश्रम। क्या बात है, क्या आवाज बात है। आवाज आ रही? जी जी। बहुत, हाँ सुनाइए, बहुत बढ़िया कविता, बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छी। जी जी एक शुक्रिया। और सुनाइए। अ, एक कविता है, गट्टी। गट्टी जी जी। होती है ना सर, चक्की जो हाथ से चलाई हम्म जाती है। हम्म अ, हम्म। घर की गट्टी जो पीसती थी सेर सवा सेर आटा हर रोज। घर की गट्टी जो पीसती थी सेर सवा सेर आटा हर रोज। सूरज की किरणें फैले उससे पहले ही गट्टी अपने थाल में फैला चुकी होती। पूरे परिवार का पेट भर जाए उतना आटा। क्या सूरज बात है। की किरणें फैले उससे पहले ही गट्टी फैला चुकी होती अपने थाल में। पूरे परिवार का पेट भर जाए उतना आटा। सूरज और घट्टी में सूरज और घट्टी में ये रोज की होड़ थी मानो। बड़ा स्नेह था पत्थर की इस गट्टी से दादी को। वाह वाह वाह, पेट बहुत जाए बढ़िया। पेट जाए सा प्रेम करती वह गट्टी से। आखिर पूरे घर का पेट जो भरती वह पत्थर की गट्टी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अब देखिए, मंजू जी की तरफ से एक फरमाइश भी आ गई। वो कह रही कि रीना जी को कहिए कि एक राजस्थानी की कविता भी हो जाए। अगर बिल्कुल। आपके सामने है तो सुनाइए, लेकिन इसके बिल्कुल। लिए तो आप ज्यादा उत्साहित हो गई ना। हाँ, सुनाइए बिल्कुल। तो सर देखिए, राजस्थानी क्या मेरी मातृभाषा है, मायड़ भाषा, तो देखते ही एक हुलस जाग जाती है मन में। अ, नहीं नहीं, आप सुनाइए, शुक्रिया। कोई बात नहीं। आप राजस्थानी में सुनाइए, लेकिन पहले उसका, हालांकि देखिए राजस्थान भी हाँ, तो एक हिंदी हिंदी प्रांत में ही आता है। हाँ, ज्यादा बिल्कुल। राजस्थानी और हिंदी में उतना बहुत ज्यादा अंतर नहीं है समझ, लेकिन फिर भी उसका भाव बता दीजिए आप शुरू में। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या, जी 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 जी। अ, सर क्या होता है ना कि राजस्थान का नाम आते ही लोगों के मन में, जैसे सैलानी वगैरह आते हैं या बाहर का जो कोई भी आता है, तो राजस्थान, और मतलब वहां तो क्या रेत होगा, रेतीला प्रदेश होगा, वहां तो लुएं चलती होगी, खेजड़ी होगी, खेर होगी। लेकिन ये सिर्फ मारवाड़ क्षेत्र में ही है। इधर मेवाड़ की तरफ आते हैं तो आपको मेरे शहर उदयपुर शहर में झीलें दिखेगी, झीलों की नगरी है, हरियाली है। तो राजस्थान पूरा ऐसा सूखा प्रदेश नहीं है, पर नाम लेते ही एकदम से क्लिक होता है कि अच्छा, दोरारी धरती। तो मैंने कुछ कविताएं लिखी है रेत पर। अ, एक कविता है समय बावड़ो। अ, मतलब इसमें है कि समय मूर्ख है, वह समझता ही नहीं है। शीर्षक है समय बावड़ो। नहीं, वो थोड़ा सा समय इसको
सुनिए, सुनो सुनो रीना मैं जी, इसको साथ थोड़ा साथ सा समझाती। नहीं नहीं नहीं, उससे फिर कविता का मजा नहीं रहे। शुरू में ही ओके आप ओके। थोड़ा सा कविता का भाव खोल दीजिए उसको, उसके बाद कविता फिर लगातार सुनाइए उसको, एक एक सेंटेंस में समझाइए। जी जी जी। हाँ, समय पे मतलब रेत पर लिखी हुई है कि ये समय किस तरीके से निकल जाता है सोचते सोचते हमारे हाथ से। जैसे मतलब रेत सरक जाती है, मुट्ठी में ली हुई रेत खिसक जाती है या दोरों से रेत सरक जाती है, उस तरीके से समय सरक जाता है। तो रेत और समय को साथ में बांधते हुए ये कविता मैंने करी है। बहुत अच्छा बिंब लिया है आपने। और समय और रेत, क्या बात है। रेत को मुट्ठी में रखिए तो आप ज्यादा देर उसको संभाल नहीं पाएंगे, नहीं तो पाएंगे, बिल्कुल नहीं बिल्कुल। पा जाएंगे। और समय भी कहाँ टिकता है, समय भी नहीं कहाँ टिकता है, टिकता है। तो वही, बिल्कुल नहीं बहुत बढ़िया, टिकता। अच्छा लिया। रेत और समय जो दो शब्द आपने लिए, आपका स्वागत है, सुनाइए। बहुत बढ़िया। शीर्षक है समय बावड़ो। उस समय बावड़ो यूं सरक जावे, जाने दोरा सू सरर सरर सरके रे। उस समय बावड़ो यूं सरक जावे, जाने दोरा सू सरर सरर सरके रे। उस समय बावड़ो यूं पलटे, जाने वायरा सागे निकल जावे रे। क्या बात है। क्षीण माय इण दिशा सू उण दिशा, बिन बोलिया चढ़ी चप। समय ने कोनी बांध सक्यो कोई, अजे ताई क्यों कर समय फिसले जाने वे मुट्ठी में रे। समय ने कोनी बांध सक्यो कोई, अजे ताई क्यों कर समय फिसले जाने वे मुट्ठी री रेत। और निकल जा चढ़ी चप। क्या बात है, क्या बात है। ये अंत में थोड़ा बहुत आप समझाइए, अंत में जो इसका आखिरी जो हाँ, पंक्तियां हैं। जी जी। कि इसमें समय को हम बांध, कोई आज तक कोई नहीं बांध सका। कितने तुरम खान तीर मार खाए और समय को कोई हाथ में नहीं बांध सका। तो वह चुपचाप ऐसे निकल जाता है, चढ़ी चप, मतलब चुपचाप निकल जाता है। काम करने वाले कर रहे हैं तो ठीक है, बैठे रहने वाले बैठे हैं तो ठीक है। तो समय पे हमारा वश नहीं चलता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत है। एक एक छोटी सी दो लाइनें की ओर सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल, आपका स्वागत है। जी जी। धोरारी रेत कविता का शीर्षक है। और इसमें एक पिता की वेदना और रेत को जोड़ा है मैंने। बेटी ने विदा करती वेला, बेटी ने विदा करती वेला, माइत्री आँख्यासू रड़कता आंसू, इण बात चिलके हा, जाने तपता धोरारी रेत, जिण माय दिसे ही करज और फरजरी चिलक। क्या बात है। बेटी को विदा करते समय माँ बाप की आंखों से जो आंसू लुढ़कते हैं, उसमें ऐसी चमक थी जैसे दोरों से फिसलती हुई रेत में जो देखने को मिलती है। क्या बात है, क्या। वाजपेयी जी ने अमेरिका से लिखा है, अभी तो आजकल गए अमेरिका, हमारे साथ दिल्ली में यही रहते हैं। तो हाँ बीच में आकाशवाणी के हमारे वो भी परम मित्र हैं। तो जी। आकाशवाणी, उनको आकाशवाणी बीकानेर में जब उनकी पोस्टिंग हुई, तो कुछ समय हम्म। उनको वहां पर रहना पड़ा। तो अच्छा उन्होंने अच्छा। लिखा है कि बीकानेर में रहने के बाद मन से राजस्थानी हो गया हूँ। अब पता नहीं, अब उन्होंने उसके बाद जब से वो मन से राजस्थानी हो गए, तो उन्होंने राजस्थानी में भी कुछ लिखना शुरू किया है या उस समय लिखा है, अब बाद में पूछेंगे। तो उन्होंने एक और कमेंट में लिखा है, गढ़ी चौकी, क्या मतलब होता है रीना जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। बहुत बढ़िया। शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया वाजपेयी जी, देखिए सर गढ़ी चौकी। जी। सर, राजस्थान एक मतलब ऐसा प्रदेश है कि जो यहाँ आता है उसको इस प्रदेश से मोहब्बत हो जाती है, फिर जाने की इच्छा नहीं हो जाती। और जो चला भी जाता है तो एक विरह रह जाता है उनके मन में, जैसे प्रेयसी से बिछड़ गए हों। अब आपकी कविताएं और सुननी है हमें, उनको आप हमारे मित्रों को सुनाएंगे वो कविताएं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपकी कहानियों पर आना चाहता हूँ। हाँ जी। आपने कहानियां क्या हिंदी में पहले लिखनी शुरू कर दी है, राजस्थानी में ही साथ साथ में ही लिखती रही आप। सर, हिंदी राजस्थानी दोनों में मेरी कहानी साथ साथ चलती रही, दोनों में बराबर लिखती रही। तो क्योंकि ये जो मैं ये जो आपका कहानी संग्रह है,
लगाव का रिश्ता वगैरह, ये और हाँ जी। उधार के कौर हैं, बनास पार है, तो ये सब हिंदी में है आपकी। और हाँ, दिखाइए जरा, वाह क्या बात है, एक एक हाँ, करके दिखाइए। जी जी। लगाव का ये रिश्ता एक कहानी ये संग्रह ये है। तो उधार के कौर है, उधार के कौर हाँ हैं ये। सॉरी, उधार के कौर है। जी जी जी। और ये है लगाव का रिश्ता। जी, बहुत अच्छा गेटअप है, बहुत अच्छा। कहाँ से ये प्रकाशित हुए हैं? ये सुभद्रा पब्लिकेशन दिल्ली से। जी जी, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है बहुत। और वैसे अब कहानियों में मैं ये क्या बात है, ये क्या है? वाह वाह सुभद्रा वाह। पब्लिकेशन दिल्ली। जी जी जी, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे जानना चाह रहा था। अच्छा, जी जी। अक्सर ये देखा गया है कि आपकी कहानियों में जो लोक जीवन है, लोक संस्कृति है, वो ज्यादा उसका प्रभाव है, उसको आपने मुख्य केंद्र में रखा है। तो क्या है उसके पीछे की मंशा, क्या है? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे लोग तो ज्यादा लोक संस्कृति को आधार मानकर नहीं लिखते हैं, वो समसामयिक जीवन को, उसको परिलक्षित करते हुए उसका प्रतिबिंब उनके सामने होता है, तो उसको उसके माध्यम से लिखते हैं, वो सामने रखते हैं। लेकिन आपके कथा साहित्य में, चाहे वो राजस्थानी में है या हिंदी में आपने लिखा है, तो लोक जीवन ज्यादा प्रभावित है उसमें। तो उसके बारे में आपसे सुनना चाहेंगे। और जो आधुनिक जीवन है, वर्तमान का जीवन है, उसके साथ कैसे आपने उसका सम्मिश्रण किया है, किस तरह से उसको बुना है आपने वर्तमान जीवन के साथ? बिल्कुल। सर, देखिए मेरा जन्म जैसे गांव में हुआ है। गांव में मैं पली बड़ी, तो गांव का जीवन, जनजीवन, वहाँ का वातावरण, परिवेश सारा मैंने देखा और जिया भी है। और गांव की संस्कृति और लोक, ये सारा मैं अच्छे से समझी और उसको मैंने अपनी कहानियों में लिखा भी है। ये साहित्य एक ऐसे वो चीज है सर कि जिसके अंदर अगर संस्कृति और लोक नहीं होते मुझे स्वादहीन लगती है। मुझे क्या, हम सभी को लगती है। बिना लोक और संस्कृति का जुड़ाव साहित्य में मतलब एक थोथा सा लगता है। तो चूंकि मैं गांव से हूँ, ग्रामीण परिवेश से हूँ, तो लोक जीवन मेरी हर कहानी में देखने को मिलेगा। और बिना लोक के तो मतलब वो एक कहा जाए बिना नमक वाली स्वादहीन सब्जी, वो लगती है मुझे। शहर में आने के बाद में मैंने काफ़ी परिवर्तन करने की कोशिश करी कि मैं आधुनिक कहानी लिखूँ, महानगरों की कहानी लिखूँ, शहरों में जो हो रहा है मैं वह लिखूँ। लेकिन मन है कि वो उड़ता-उड़ता वहीं जा बैठता है गाँव, और गाँव की बातें ही उठा लाता है। प्लॉट मतलब मुझे वो वहीं पक्षी पक्षी वहीं उड़ के बैठता है, उड़ के जाके वहीं बैठता चला जाता है, और प्लॉट वहीं से आते हैं। तो गाँव का कोई न कोई प्लॉट हाथ लग जाता है, तो फिर कहानी बनती है। और फिर वो लोग और वहाँ का पहनावा है, रहन-सहन है, त्योहार है, तीज त्योहार, नृत्य वगैरह जो कहीं गौरी का न वो है, मतलब जो जन मतलब गाँव में मैंने देखा है, उन सारा को मैं उसमें समावेश कर देती हूँ। और लोक मेरी रगों में बहता है, क्योंकि लोक से मैं मेरा जुड़ाव है। धूल मिट्टी में खेली पली बड़ी, सारा लोक तो लोक है। ये आधुनिकीकरण का तो अब आया है हमारे ऊपर, आधुनिकीकरण अब हावी हुआ है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं शहरी कहानियाँ लिखूँ थोड़ी-सी। कई दफ़ा क्या होता है कि मेरे साथ एक दिक्कत ये भी रहती है कि कहीं मैं छपने भी एक आध जगह मैंने दी, तो मुझे एक लेखक ने कहा, एक संपादक ने सॉरी, कि मैडम आप तो प्रेमचंद टाइप की कहानियाँ लिखती है, तो हम आपको नहीं छाप सकते हैं। तो मुझे लगा कि मैं प्रेमचंद टाइप की कहानी लिखती हूँ, इससे बेहतर मेरे लिए क्या होगा? वही छपने से मैं ज़्यादा। कहने वाला था, ये तो बहुत बड़ा उन्होंने आपको ट्रिब्यूट दे दिया। आपके लिए, आपको बिल्कुल। तो उसको नोट करके रखना चाहिए था। मैं बहुत अच्छी मैं बात है। जी जी। कई सारी मैगज़ीन में छपी हूँ मैं। लम्हे तक में छापा है मुझे विजय सर ने, और पाखी में, और लगभग-लगभग कई परिंदे में, परिकथा में है, कथा देश में है। लेकिन एक कहीं भेजती हूँ, वो मेरे पास ये शब्द आया, तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे सबसे बड़ी उपलब्धि मिल गई कि मैं प्रेमचंद टाइप की कहानी लिख सकती हूँ, और मैं लिख रही हूँ।
ये बहुत बढ़िया। आ, अच्छा, मैं चाहता हूँ इस बीच में आपको बता दूं, कमलेश भारतीय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ साहित्यकार। बिल्कुल। मैं उनको जी। उसका हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। और सुमन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका कार्यक्रम देख रही है। प्रणव भारती जी तो लगातार जुड़ी है, और लखनऊ से रेणुलता कौल जी जुड़ गई हैं। कश्मीर की बहुत वरिष्ठ गायिका है, बहुत ही प्रतिष्ठित गायिका है। आपका कार्यक्रम देख रही है सबका मैं। और कुमार सराफ साहब, कुमार अशोक सराफ घायल जी हमारे कश्मीर के बहुत अच्छे कवि हैं, विचारक है। वो भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। मैं चाहता हूं रीना जी, आप एक काम करिए। आपके समक्ष तो कहानी संग्रह है, जो हमने लोक संस्कृति की बात की, लोक जीवन की बात की, जनजीवन की बात की, तो उस तरह का एक पैरा निकाल के, एक दो दो तीन मिनट का, वो हमें सुनाइए, जो जिस कहानी संग्रह से आप चाहेंगी, ताकि हमारे मित्र जो जुड़े हुए हैं, और जिस संपादक ने आपको कहा आप तो प्रेमचंद टाइप लिख रही है, तो मैं ये अपने मित्रों को आपकी वो कहानी का एक पैरा जो आपको ठीक लगेगा वो सुनाइए। आपका स्वागत है। हाँ जी। कहानी है औरत, माँ और वह। जी जी। अ, पो फटने के बाद सूरज देवता धीरे धीरे क्षितिज की सीढ़ियां चढ़ते ऊपर आ रहे थे। हर तरफ सुनसान सन्नाटा सा छाया हुआ था। हवा में उमस भरी ठंडक थी और वह निशब्द पेड़ों के पत्ते सहलाती हुई बहे जा रही थी। कभी कभी चहकती चिड़ियाओं के कलरव में जैसे एक सवाल था कि कैसे सुबह लेकर आया है आज का सूरज। सूरज तो खैर क्या जवाब देता, लेकिन चिड़ियाओं के सवाल अपनी जगह थे और वे ऐसे ही किसी दृश्य को तलाश रहे थे। ला, निकाल 500 का नोट। अपने बिखरे बालों को ठीक करते हुए औरत ने नजदीक खड़े आदमी से कहा। क्या? क्या कहा? 500 का नोट? अरे कब दिए तूने मुझे 500 रुपए? लंबे कद के उस आदमी ने औरत को बड़ी हैरानी के साथ देखते हुए झिड़का। चल मजाक छोड़ और रुपए दे। छोरे को ताले में डालकर आई हूँ। छोरे को ताले में डालकर आई हूँ। औरत को उस आदमी की बातें अभी भी सिर्फ मजाक लग रही थी। आदमी फिर बिफरा। आदमी फिर बिफरा। अरे लुगाई, पागल हो गई है क्या? तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया? कब दिए तूने मुझे रुपए? बे सिर पैर की बात करते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आ रही? अरे किसी से कहेगी तो लोग भी हंसेंगे बावली। सुनकर औरत के चेहरे पर अजीब भय से पीलापन छा गया। आंखों की पुतलियों में आंखों की पुतलियों ने सिकुड़ कर अपनी जगह घेर ली। होठ सूख कर पपड़ियां छोड़ने लगे। सूखे होठ अनजाने तरीके से फड़कने लगे। उसने एक उबकाई सी ली। चेहरे पर एक भयग्रस्त मौन सा पसर गया। उसे यूं चुप देख आदमी के चेहरे पर आती जाती कुटिल मुस्कान के भाव साफ दिखाई पड़ रहे थे। औरत की आंखों में पानी उफनती नदी की तरह आया, पर वह डिगी नहीं। साड़ी के पल्लू से भीगी आंखें पोंछते हुए कहने लगी, तू कुछ भी कर ले, रुपए तो मैं लेकर जाऊंगी। तूने वादा किया था कि काम हो जाने के बाद दे देगा, तो चुपचाप दे, वरना मैं हल्ला मचा दूंगी। भीड़ जमा हो गई तो सोच तुझे कितना महंगा पड़ेगा। आदमी ने बाई और होठों को खींचते हुए कहा। अरे तू मेरी फिक्र छोड़ और अपनी सोच। क्या कहेगी लोगों से? किस बात के रुपए मांगती है कोई जवाब तेरे पास? तो कर हाका, कर ले भीड़ जमा, पर लोगों को जवाब जरूर देना। साफ साफ बताना कि लेन देन किस बात का। सूरज भगवान को भी औरत की हालत पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर क्या करते। आदमी औरत की बातें सुनकर जैसे पंछियों में कोहराम मच गया। आसपास के पेड़ों पर बैठी चिड़िया बहुत जोरों से शोर मचाने लगी।
पंछियों के कलरव में जैसे उस औरत का आर्तनाद था। शायद इसी को सुनकर औरत की आंखों में फिर पानी भर आया, जो रेले बनकर कपोलों पर बहने लगा। आदमी ने उससे फिर कहा, देख, मैं तेरी गनीमत इसी में है कि चुपचाप यहाँ से खिसक ले, समझी? क्या दोनों बात को है। उलझ दोनों को उलझते देख, सर जहाँ रुकना हो मुझे बता दीजिएगा। आप खुद ही देख लीजिएगा। अब जहां पर इसका पंक्चुएशन पॉइंट है कहीं पर वहां रोक लीजिए, कोई जी, बात जी। दोनों को उलझते देख गली से गुजरते दूध वाले की साइकिल की रफ्तार धीमी हो गई। कुछ हाथ की दूरी पर जाकर उसके पैडल रुक गए। साइकिल के रुकते ही उस पर बंधी दूध की कोठी ठक की आवाज के साथ जमीन पर आ टिकी। आदमी और औरत की गर्दन साथ साथ उस ओर मुड़ गई। औरत है। चीखी, अरे कसाई, ला दे रुपए, कटर मटर सोने जा रहा है, निगर गुड़ा कहीं का। कहती उसने आदमी की जेब पर झपटा मारा। अब औरत के हाथ में आदमी का कुर्ता था, तो आदमी के हाथ में औरत की चोटी। क्या बात है, बहुत काफी बढ़िया। काफी होगी। और ने बहुत अच्छी। अब देखिए, कहानी में या तो पूरी कहानी पढ़ी जाए, सुनी जाए, तो लेकिन जी, हम चूंकि आपके साथ तो मुख्य रूप से बातचीत है आपकी कहानियों पर, आपके साहित्य पर, आपके लेखन पर, तो इसलिए तो अच्छा, वाजपेयी जी ने एक कमेंट आपके लिए कहा है कि ग्रामीण परिवेश पर लेखन आपकी विशिष्ट उपलब्धि है। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि विशेषकर जो आपकी लोक संस्कृति है, ग्रामीण क्षेत्र का जो परिवेश है, उसका वातावरण है, उस पर आधारित आपके बहुत सारी अधिकांश कहानियां हैं उस पर। और वाजपेयी जी ने साथ में कहा कि बहुत मार्मिक चित्रण है जो अभी आपने इस कहानी, इस अंश के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया। आपके लिए मैं एक और बात बता दूं रीना जी, जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ कवि श्री प्रेमनाथ शाद जी आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो कह रहे हैं प्राउड ऑफ यू मैडम। वो, मैं आपकी कहानी मुझे शुक्रिया। बहुत अच्छी लग रही है, तो उन्होंने कहानी सुनी। मैं शाद साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार। आज आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ गए हैं और प्रणव भारती जी लगातार जुड़ी हुई हैं। तो एक तो लोक जीवन की बात है, स्वाभाविक है कि आप ग्रामीण परिवेश में पली बढ़ी है और आपने राजस्थान का जो जीवन है, जहाँ पर कठिनाइयाँ भी रही हैं, जहाँ पर कई तरह की परेशानियाँ भी रही हैं, जगह जहाँ पर नगर का वातावरण भी आपने देखा है, तो स्वाभाविक है कि एक साहित्यकार, एक लेखक के मानस पटल पर वो सब प्रभाव आ जाते हैं, जो फिर अपने साहित्य के माध्यम से वो पाठकों के सामने रखते हैं। तो इस तरह से काव्य में इस तरह की सब मिश्रण होना चाहिए, आनी चाहिए ये सब बातें। अभी आपने जो एक उपन्यास लिखा है, वो आपका हिंदी में तो आपका उपन्यास नहीं है, इसमें है आपका राजस्थानी में पोतीवाड़। ये क्या है, इसके बारे में पहले आप हमें बताइए, क्या फलक है इसमें और मुख्य रूप से क्या, क्योंकि हमने तो वाह वाह वाह, ये क्या पोतीवाड़ उपन्यास। जी जी जी, पोतीबाड़। तो क्या इसके बारे में, क्या कितने पृष्ठों का उपन्यास है ये रीना जी? सर 104 का है ये। वाह क्या बात है, जी जी। कब प्रकाशित हुआ है ये? 112 का है, सॉरी। 112 का है। कोई बात नहीं, और कुछ नहीं। नंद जी जी भारद्वाज सर ने इसका फ्लैप लिखा है। जी, क्या बात। तो वो तो राजस्थानी और हिंदी के बहुत हाँ। बड़े साहित्यकार हैं। जी, जी जी, जी जी जी। जी। तो क्या अ, है इसका, इसकी पृष्ठभूमि क्या है इस उपन्यास की? पोतीवाड़ उपन्यास में एक बेटी की वेदना है, उसका एक दर्द है। औरत शुरू शुरू में इसमें क्या, नायिका जो होती है अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस करती है और उसको भी लगता है कि पुरुष प्रधान देश है, तो सारे डिसीजन उसके माँ बाप, पिताजी, भाई या पति यही ले सकते हैं उसके जीवन में। तो शुरू शुरू में वो, उसकी माँ का देहांत हो जाता है, तो उसको मामी के पास, मामी ले जाती है उसे कि इसे मैं पालूंगी, बड़ा करूंगी। लेकिन मामी वहाँ उसका शोषण करती है, घर में काम करवाती है, पढ़ाई नहीं करवाती है, और इस तरीके से फिर वह किसी दारूखोर के साथ उसकी शादी करवाने की जिद करती है। तो
वो बच्ची क्या है कि अपने पिता से कोई बात कह भी नहीं पाती है और उसकी शादी हो जाती है। वहाँ से फिर वो थोड़ी एक बार शादी कर लेती है, शराबी पति के साथ रहती है, मार भी खाती है, अत्याचार भी सहती है, लेकिन धीरे-धीरे उसका आत्मविश्वास भीतर से जागता है और उसको यूँ लगता है कि मैं भी तो किसी से कम नहीं, 2 हाथ-पैर मेरे मेरे पास भी है, 2 हाथ-पैर पति के पास में भी है, तो क्यों मैं इसकी मार खाती हूँ? वहाँ से वो घर छोड़ के चली जाती है। फिर पिता के पास आके रहने लगती है और वहाँ फिर वो पढ़ती है। पिता उसकी दूसरी शादी करना चाहता है, तो वो मना कर देती है। इस तरीके से वो संघर्ष करते-करते एक दिन खुद काबिल बनती है और समाज को संदेश देती है कि हम महिलाएँ अगर ठान लें तो हम किसी से कम नहीं हैं और मान लें तो हम सबसे क्या कम हैं। नहीं, अब मेरे मन में एक प्रश्न ये आया, जब आप कोई कहानी या कोई उपन्यास लिखने के लिए आप योजना बनाते हैं, तो जी। आप क्या दुविधा नहीं होती कि मैं इसको राजस्थानी में, अब दोनों भाषाओं पर आपका एक जैसा अधिकार है, जैसा आप हिंदी में लिखती हैं राजस्थानी में भी लिखती हैं, तो ये कैसे आप डिसाइड करते हैं कि अब ये जो कहानी मैं लिखने जा रही हूँ या उपन्यास, इसको मैं हिंदी में लिखूं या राजस्थानी में, क्या कुछ ऐसी दुविधा हो जाती है क्या कभी कभी? बिल्कुल रहती है सर, दुविधा भी रहती है, लेकिन जहाँ जैसी माँग होती है मैं पाठकों की उस हिसाब से मैं लिख लेती हूँ। जैसे अभी मैंने उपन्यास एक मेरा नया उपन्यास आया है नटनीरी नौपत, जैसा कि मैंने आपको उसके बारे बताया में नट बात करेंगे, जी 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 हाँ, जी। तो हाँ, बात दुविधा की है तो दुविधा तो आती है, लेकिन कहीं-कहीं भाषा राजस्थानी भाषा हिंदी पे हावी हो जाती है, तो राजस्थानी में लिख पड़ती है, रचना उसमें बन जाती है। और कहीं-कहीं लगता है कि मुझे ऐसी मैगज़ीन में देनी है या इस तरीके के लिखना है या यूँ लगता है कि राजस्थानी में इतना हो चुका है, अब कुछ हिंदी को भी लाना है आगे, क्योंकि दोनों का बैलेंस मैं बराबर बना के रखती हूँ। तो कोई विशेष वो नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो लगता है लेकिन कर लेती हूँ। तो मतलब ये पूरा निर्णय आपका मन ले लेता है, आपका आपका जो उस समय का जिस तरह से आपको लिखना है उसी के अनुसार आप भाषा हाँ। निर्धारित करते हैं कि मैं हिंदी में लिखूं जैसे या। पोथीवार लिखने बैठी थी तो हिंदी में शुरू किया, लेकिन सर 2-3 पेज चले और उसके बाद में वो अपने आप राजस्थानी में चलने लग गया, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक उठाया मैंने कि जो हमारे राजस्थानी में महिला लेखिका बहुत कम है और इस तरीके का विषय किसी ने नहीं उठाया, तो मुझे लगा कि यार इसको राजस्थानी में आने दूं और उसको मैंने राजस्थानी में लिखा। ये 2015 में आया था। नहीं, आपने एक बात जो कही ना, मैं तो उस पर अब थोड़ा सा आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि राजस्थान में तो महिला लेखिका कम है, क्यों कम है, कारण क्या है? आपने सर उस पर देखिए, थोड़ा सा एक लेखक के रूप बिल्कुल में विचार किया होगा, क्यों है? बिल्कुल 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 सर, जैसे अन्य भाषाओं को मान्यता मिली हुई है सरकार की ओर से और शिक्षा में भी शामिल है भाषाएं। हमारी राजस्थानी भाषा के साथ ये अन्याय हुआ है कि इसे मान्यता नहीं दी गई है, तो ये शिक्षा में ना तो शामिल की गई है, ना आजकल शहरों में इसे बोली जाती है, गांवों तक एक सिमट के रह गई है। शहरों में यदि आज की जो युवा पीढ़ी है वो नहीं समझेगी, उन्हें समझाना पड़ता है कि ये हमारी राजस्थानी भाषा है, इसके शब्द, इसका अर्थ ये है, भावार्थ ये है, तो इसमें रुचि कम लेते हैं लोग। और जो बहुत ही मेरी तरह वो दीवाने होते हैं वो तो फिर लिखेंगे ही, तो वो लिखते हैं। तो लेखकों की कमी भी कम है और महिला लेखिकाओं की कमी तो बहुत ही कम, जिनको हम सिर्फ उंगलियों पे गिन सकते हैं, इतनी कम है। अब धीरे-धीरे लेखिकाएँ जागरूक हो रही है, आगे बढ़ रही है। लेकिन यदि हम राजस्थानी भाषा को मान्यता मिल जाती है, तो मुझे लगता है कि संख्या बढ़ेगी इसमें भी। अब आपका उपन्यास जो है, जिस पर हम विस्तार से थोड़ा बहुत बात करना चाहेंगे, तो जो हाँ जी, काफी चर्चित रहा है, नटनी की नौपत। हाँ पहले जी, तो ये बताइए, ये जो आपने शीर्षक इसका दिया है, इसकी थोड़ा सा इसको खोल दीजिएगा, इसकी व्याख्या करिए। उसके बाद बिल्कुल। इसके मूल केंद्र में जो आपने कहानी ली है, ये नटनी की नौपत, क्या इससे क्या तात्पर्य है, और उस उपन्यास के माध्यम से आप क्या कहना चाह रही हैं? नौपत का अर्थ होता है कीर्ति।
तो नटनी री नौपत यानी कि नटनी की कीर्ति जो वो ऐसा करके छोड़ गई पीछे, और उसका जो नाम है, उसकी जो कीर्ति है, उसको ये उपन्यास लिख के मैंने समाज के सामने लाने की कोशिश करी और एक तरह से उसको एक इंसाफ दिलाने की कोशिश करी। इसमें मैंने जो प्लॉट उठाया है ये एक सच्ची घटना है। बात मध्यकाल की है अभी। तो मध्यकाल की उस दौरान उस नटनी का यहाँ हमारे मेवाड़ में देहांत हो जाता है, पिछोला झील में। शहर की बहुत ही सुंदर प्यारी झील है पिछोला झील। तो इसमें मैं जन्म से लेके अंत तक उसका काल्पनिक लिखती हूँ। मैंने कहीं से इसको कहीं लिया नहीं है। इसमें मैंने रिसर्च भी किया, शोध किया है कि मध्यकाल में लोग क्या पहनते थे, उनका पहनावा कैसा हुआ करता था, और नट थे तो वो क्या पहनते थे, आते जाने के उनके साधन क्या हुआ करते थे। क्योंकि जाति से नट थे तो उनके पास कोई घोड़े वगैरह तो होंगे नहीं, तो वो उस दौरान उनके पास क्या हुआ करता था, क्या खाते, कहाँ रहते, डेरे होते। इस तरीके से मैंने पूरा इसको अच्छा सा शोध करके फिर इसकी मैंने शुरुआत करी। देखिए क्या हुआ कि एक घटना थी जो छोटी-सी मैंने कहीं गूगल पे देखी, या एक हमारे राजस्थानी के एक विद्वान लेखक है जिनसे आप सभी परिचित होंगे, विजयदान देथा। हो उनकी वा उनकी वातारी जी फुलवारी में मैंने जी, उनकी जी। वातारी फुलवारी में मैंने एक 1.5 पेज की कहानी पढ़ी थी नटनी की, जो बहुत ही शॉर्ट में थी, उसका एंड था सिर्फ। तो मैंने इसको कल्पनाओं के रंग भरते हुए उसका जन्म से लेके लास्ट तक लिखती हूँ। उसको एक बहुत ही बोल्ड स्त्री के रूप में बताती हूँ। वो बहुत अच्छी कलाकार होती है, वह किसी से डरती नहीं है, और कहीं जैसे कहीं एक उसका सामना किसी राजकुमार से हो जाता है, आबू में वो जा रही होती है, उसको मैं पूरे राजस्थान की सैर करवाती हूँ। कहाँ गोडवान है, कहाँ सिरोही है, कहाँ आबू से होती हुई मारवाड़, मेवाड़ की तरह पे उसको मैं वापस लाके यहाँ उसका अंत होता है, तो यहीं पे उसको मैं ले आती हूँ। जैसे एक कहीं एक जंगल में उसकी एक बहस हो जाती है एक राजकुमार से, तो वो उस राजकुमार को कहती है कि नटरी में बेटी, गल की मारो नाम, गेले गाटे बसर करूं, काय करूं इनाम। राजकुमार उसको कहता है कि तू है ना मेरे बीच में मत आ, मुझे शिकार करने दे, यहाँ से हट जा। तो वो कहती है कि गलकी मार, उसका नाम ओरिजिनल नाम गलकी होता। तो वो कहती है कि नटरी में, मैं नटरी तो बेटी हूँ, गलकी मेरा नाम है, गेले गाटे बसर करूं, गेले गाटे रास्ते में आती जाती हूँ मैं तो, और क्या करूं इनाम, तेरा इनाम मेरे क्या करूंगी। तू तो बस इतना कर, क्या कि जुल्म न कर जिनावर पे, मतलब जानवरों पे जुल्म मत कर, कर लो प्रण थे आज, इनसु मोटो मुलक में कोई कोनी कोई इनाम। वो कहती है हम्म। कि राजकुमार जी ऐसा आप तो प्रण कर लो कि जानवर पे जुल्म मत करो, इससे बढ़कर कोई इनाम नहीं है मेरे लिए। तो इस तरीके से वो होती है, और उसकी कला से प्रभावित होके मेवाड़ के महाराजा उसे आमंत्रित करते हैं अपने दरबार में, और वो नट रस्सी पे चल के अपनी कला दिखाती है। तो जैसा कि सुनने में आता है कि महाराणा कहते हैं कि यदि तुम पिछोला पार कर जाओ पूरा, तो तुमको मेवाड़ का आधा राज दे दूं। तो हम्म। पिछोला के इस पार से लेके उस पार पर रस्सियां बंधी गई, और रस्सियों को मतलब उस भाषा में उस समय वरत कहा जाता था, जिस पर चलने वाली जो मोटी रस्सी हुआ करती थी। तो रस्सी बांधी गई और पूरा शहर, आड़ोसी पड़ोसी गांवों के लोग वहां इकट्ठे होते हैं, भीड़ बड़ी, और कौतूहल का वो विषय होती है कि आखिर ये पार कर पाएगी भला, एक आश्चर्य का विषय है। लेकिन वो पार कर जाती है, और आधे से अधिक वो पार करती है। और चूंकि हमारे मेवाड़ के महाराजा तो अपनी जबान के पक्के होते हैं, और जो वचन दे दिया वो निभा के ही रहते हैं। तो जो कामदार होते हैं दूसरे,
वो कहते हैं कि यदि नटनी ने वास्तव में यदि ये पिछोला पार कर लिया तो राजा दे देंगे उन्हें आधा राज, और कल को नट हमारे ऊपर राज करेंगे। तो धोखे हम्म। से कोई उनकी रस्सी काट देता है और वो पिछोले में गिर जाती है। अरे, क्या बात तो महाराजा हालांकि काफी वो दुखी होते हैं वो, कि आखिर ऐसा किसने कलंक लगाया मेरे राज्य पे, किसने। और कामदार को खोजने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन पता नहीं चल पाया कि आखिर वो कौन था। और अभी भी हाल ही में अभी आप देखेंगे, अभी भी उस नटनी का चबूतरा बना हुआ है पिछोला झील के बीचों बीच। महाराजा ने उसका चबूतरा बनवाया उसकी याद में। तो जो भी आता है सैलानी वगैरह देखते हैं वो नटनी का चबूतरा। तो मेरे मन में लिखने का ये आया कि कभी-कभी जैसे मेरा भी पिछोले की तरफ से निकलना होता था, तो पहले मुझे नहीं पता था कि ये चबूतरा किसका है। तो मेरी आदत रही है ऐतिहासिक स्थल देखने की, ऐतिहासिक जगहों पे जाने की, पुरानी खोजबीन करने की। तो जब ये बात मुझे पता चलता है तो मुझे लगा कि वो नटनी थी, है। अपने मतलब एक नीचे तबके की। यदि वो कोई थोड़ा ऊँचे तबके की होती या कोई दूसरा, तो शायद वहाँ महल बन उसका मंदिर बन गया होता और उसे थोड़ा हाइलाइट किया गया होता, लेकिन वो नटनी थी तो वहीं चबूतरे तक सिमट कर रह गई। तो मुझे लगता है कि जैसे वो नटनी मुझे कहती है कि तो इस चबूतरे से मुझे बाहर निकाल। चारों हम्म। तरफ तो पानी भरा हुआ है और बीचों-बीच में चबूतरे में हूँ, तो पानी सूखता है तो लोग देख पाते हैं कि ये चबूतरा है, बाकी मुझे कौन ना पहचान रहा है। तो मेरे साथ अगर लेखिका है तो मेरे साथ इतना न्याय कर दे अपनी कलम के मार्फत कि मुझे इस चबूतरे से थोड़ा बाहर ला और लोग मुझे पहचाने, मुझे देखें। और अक्सर मेरे मन में ऐसा आता था। तो मैंने इस उपन्यास के रूप में नटनी के बारे में लिखा और नटनी को न्याय देने की मैंने पूरी कोशिश करी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपका साधुवाद शुक्रिया। आपको। लेकिन मेरी अब थोड़ी सी इसमें ये जिज्ञासा है कि अब इतनी बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है ये, जो आपने इसका बैकग्राउंड बताया और जो आपने इसको कथानक के रूप में इसको सामने रखा है आपने। तो क्या बिल्कुल। कभी मन नहीं हुआ कि इस पर एक नाटक भी बन सकता था या कोई शॉर्ट फिल्म वगैरह बना सकते हैं? तो इस और आपने सोचा नहीं या कोई प्रयास नहीं किया क्या? क्योंकि ये जो टिपिकल कैरेक्टर है इसका नटनी, और अंत में जो आपने कहा कि वो आपके दिल को आप ये महसूस करती रही, वो बता रहे आप मुझे यहाँ से आज़ाद कर, यहाँ से निकालो और मेरे बारे में कुछ सोच, मुझे मेरा अपना स्थान दिलवा दे। तो जी। आपको लगा नहीं कि इस तरह से आगे भी इस कृति के बारे में और किसी रूप में सोचा जा सकता था? बिल्कुल सर, मेरी इच्छा है और ये आगे जाए और क्योंकि अभी मैंने इसको राजस्थानी में लिखा है, तो ये एक राजस्थान के दायरे में ही सिमटी हुई है। इसको मैं जल्द ही हिंदी में लिखूँगी ताकि हाँ, यही राजस्थान के कहने वाला था बाहर। आपसे, इसको हिंदी में लिखिए और इसको ज़्यादा विस्तार दे दीजिए आप। इसको आप बिल्कुल। पूरे हिंदी जगत में ले आइए और उस जी, पर फिर चर्चाएँ होनी चाहिए और बिल्कुल। इस पर फिर बातचीत होगी। क्या पता किसका किसका मन बनेगा कि इस पर एक, मुझे लग रहा है फ़िल्म भी बहुत अच्छी बन सकती है इस पे। इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल, आप जैसों का आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल ये भी होगा और जल्दी मैं इसको एक बार हिंदी में लाऊँगी ताकि बाहर के पाठक भी पढ़ सकें और जान सकें कि घटना क्या है और इस पे गौर करें। और अगर आगे इस पे कोई काम होता है तो मुझे लगेगा कि वास्तव में नटनी के साथ में न्याय हुआ है। नहीं, सही बात है। आपने बहुत ही ये अच्छा, बहुत ही उम्दा कार्य किया है आपने। तो मैं समझता हूँ कि बातचीत हम अभी करेंगे आगे, भाई हमारे पास समय है 10-15 मिनट। आप एक दो कविताएं सुनाइए, कविताएं भी आपकी बहुत अच्छी है। एक हिंदी में सुनाइए और एक राजस्थानी में सुनाइए, क्योंकि मैं अब बिल्कुल। मुझे दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा ना, दोनों साथ साथ में चलेंगे, हिंदी बिल्कुल। भी और राजस्थानी भी। जी। अ, एक हिंदी की सुनाती हूँ। जी, अ, आपका शी स्वागत। शीर्ष शीर्षक है इसका चौक। अब तो घर अब तो घर पक्का हो गया था, माँ को मिल गई थी निजात, अक्सर चौक लिपने और दीवारें पोतने की।
सज चुके थे कमरे सज चुके थे कमरे महंगे फर्नीचर से। अब कोई नहीं पूछता इस कच्चे चौक को। फिर भी दादी हर पर्व त्योहार पर लिपती है चौक को। मांडती है मांडने। बोझई कहती, दादी क्यों थकती हो बेकार में। बोझई कहती, दादी क्यों थकती हो बेकार में। क्यों हाथ खराब करती मिट्टी में। दादी कहती, तेरे महंगे पक्के घर से कहीं अधिक कीमती है ये चौक। दादी कहती, तेरे महंगे पक्के घर से कहीं अधिक कीमती है यह चौक, क्योंकि मेरे पोते पोतियों की जन्मस्थली है यह चौक। क्योंकि मेरे पोते पोतियों की जन्मस्थली है यह चौक। क्या बात है, बहुत अच्छा। अच्छा, देखिए, पहले मेरी बात सुनिए आप। हाँ जी, अब हाँ जी। ये मेरी क्या करूं, अभी अनंदा पाटनी जी अमेरिका से जुड़ गई, कह रहे हैं विलंब के लिए क्षमा चाहते हो। अनंदा जी, ऐसा मत सोचिए, और भी कार्य होते हैं परिवार में, लेकिन आप जुड़ गई, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। और आपको पता है कि आज की हमारी अतिथि है रीना मिनारिया जी, जो राजस्थानी और हिंदी भाषा की साहित्यकार हैं। कई मित्र जो हमारे साथ जुड़े, सुलेखा मिश्रा जी भी जुड़ गई हैं। अब उनकी इच्छा है कि अब आप कुछ गाकर सुनाइए, और कई लोग कह रहे हैं कि आप थोड़ा बहुत इसको गुनगुना के सुनिए। तो अगर आपकी इच्छा है तो कोई राजस्थानी जो आप अपना आपका रचना होगी उसको आप सस्वर पाठ करिए तो बहुत अच्छा लगेगा। और उसमें अब देखिए, राजस्थानी में, और आप सुनाएंगे उसको गाकर तरन्नुम में सुनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सर, मैं एक हिंदी कविता और सुनाती हूँ। मेरा गला इतना साथ नहीं देता नहीं, है कि मैं गा के आप सुनाऊं। ये देखिए, म्यूजिक कंपटीशन थोड़ी है कोई। आप जैसा भी होगा, अ, पहले हिंदी कविता सुनाइए आप, उसके बाद राजस्थानी आप गाकर सुनाइए। ये कविता है सभी को समर्पित करते हुए मैं सुना रही हूँ, और क्षमा भी चाह रही हूँ पहले से। जी जी शीर्षक है उम्र प्रेम की। जी ऐसे ही बैठे बैठे बन पड़ी थी तो शेयर कर रही हूँ। उम्र जी जी। प्रेम की। किशोरावस्था के प्रेम के सामने थी सपनों की सलाइयाँ। किशोरावस्था के प्रेम के सामने थी सपनों की सलाइयाँ, और उधड़ते बूनते सपने। यौवनावस्था का प्रेम खाता रहा गुलाछे ख्वाबों के इर्द गिर्द की दुनिया में। यौवनावस्था का प्रेम खाता रहा गुलाछे ख्वाबों के इर्द गिर्द की दुनिया में। 35 के पार के प्रेम को लग गई नजर नई जिम्मेदारियों की। जो उम्र 60 तक चलती रही जो उम्र 60 तक चलती रही, पर हाँ, प्रेम तो हुआ, और वह 60 के पार जाकर हुआ उन्मुक्त प्रेम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इस उम्र में चलिए, जाके ही थोड़ी जिम्मेदारियों से मुक्ति मिलती है, तो मुझे लगा कि ये सुनानी चाहिए मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब आप राजस्थानी में कुछ गाकर सुनाइए। हाँ, बिल्कुल। ये अपना ही सुना रही है ना आप? हाँ। जी जी, सुनाइए, आपका स्वागत है। ये रेत कविताएं हैं अभी मेरे पास। जी आ, जी, सुनाइए। कुछ लय तो मैं नहीं बांध पाऊंगी, पर हाँ, ये भी एक प्रेम कविता है। प्रीत वायरो, हवा और प्रेम। जी जी। वायरे उगेरी राग प्रीतरी। तरन्नुम में वायरे से ना, आप तो मित्र लोग वेट कर रहे हैं आपका कि आप तरन्नुम में गाएंगे, इसको तरन्नुम में सुनाइए। तरंगों में सर थोड़ा सा मुश्किल होगा मुझे गाने के लिए। आ, वायरे उगेरी राग प्रीतरी, चालन लागी नवई नवई लेरा, जकी बाळे ही पात पात ने, पण मन माही एक शीतलता प्रीतरी, जकी सुनी ही फगत सोनेरी रेत। एक है वो रेत रो ढिंगलो, रेत का ढेर। आबेरी चांदनी माए पड़पड़ाट करतो
પડ્યો હો वो रेतरो डिंगलो आ बेरी चांदणी माय पड़पड़ाट પડ્યો હો वो रेतरो डिंगलो एड़ो दिसे हो जाने आखो दिन लड़तो रियो एड़ो दिसे हो जाने आखो दिन लड़तो रियो वेतो रियो बाथम बात बुताळ्या सू वो रेतरो डिंगलो। क्या बात है, क्या बात है। हालांकि पूरा समझ में नहीं आता, लेकिन थोड़े से भाव समझ में आ गए, थोड़े से हल्के। जी जी जी। जी। थोड़ा यदि आप कहें तो मैं नटनी में से थोड़ा सुना दूं। हाँ, थोड़ा सा सुनाइए एक पैरा, क्योंकि कोई जो इसका बहुत ही क्लाइमैक्स का पॉइंट जो होगा, जहां पर हम्म। इसमें जी सुनाइए, बहुत अच्छा है। ये उपन्यास आपका काफी चर्चित रहा है। इसको आप हिंदी में लिख लीजिए रीना जी। हाँ जी बिल्कुल सर। हाँ, एक छोटा सा पैरा सुनाइए। ठीक है। इसका अंत अंत सुना देती हूँ मैं थोड़ा सा। जी जी जी, स्वागत है आपका। हबोळा हबोळा खारता पिछोलारी इण तीर सु उण तीर लांबा लांबा जंगी थांबा रोपने वरत बांधीजो पीछो लारी पाळ पे ताण्यो तण्यो तणार डोल डमका बाजिया गलकी हुई सवार। डोल डम के बाजे और वो सवार हुई थी उस पे। अणगिण्या लोग गलकीरी रामत देखण सारू अड़वड़िया हा चारू कानी माथा ही माथा निंगे आवे हा हजारू जोड़ी आख्या उन पे टिक्योड़ी ही वाह वरत माते चढ़ी और इन बात चाले ही जाने जमी पे चाले। वो रस्सी पे ऐसे चल रही थी जैसे धरती पे चल रही है। होले होले वरत माते थिरकन लागी जू जू गल की वरत माते चाले दोनों हाथ में तलवारा लिया आगे आगे सरके जू जू ठिकानेदार री सांसा ऊंची नीची होवन लगी। जो जो वो आगे आगे चलती है जैसे जैसे वहां के कामदार और ठिकानेदार होते हैं उनकी सांसें ऊपर नीचे होती है। बिल्कुल अंत का सुना दो। जी राणा जी देखो कि वह तो आपरी मस्ती में चालती जावे ही इनरो मतलब निश्चय ही नटनी पिछोलो पार कर जावेला वाने अगावे न थग अबे कहीं क्यों जा सके। अठी ठाकरा रे दिया ललाड़े चढ़ गया महाराणा वचनारा पाका है जे नटनी पिछोलो पार कर गई तो आधो राज लिया मानेला कई ठा कौन सा ठिकाना उनने सुफे। अब यहाँ पे ठिकानेदार भी अलग अलग जो ठिकानेदार सब ये सोच रहे हैं कि क्या पता राणा जी कौन सा ठिकाना उसको दे। ठाकरा में खड़बड़ाटो मच गयो संगड़ा ने आप आपरो ठिकाना री चिंता हुवन लगी। ठाकरा में हुवन वाली खड़बड़ाहट अरवारा उतरिया मुंडा देख और एकर कामदार कियो अन्नदाता कोपनी करो तो मैं की अटकल लगाऊं नितर आधो मेवाड़ तो राणा जी दे ने रेवेला राणा जी वचनारा पाका है। ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अन्नदा जी कह रहे हैं कि मेरे ससुराल जयपुर में हैं तो बहुत लगाव है राजस्थानी में से, तो लेकिन कह रहे हैं कि अब ये थोड़ा बहुत इसका, अब पूरा इसका आप तो अनुवाद नहीं कर सकते जो भी आपने सुनाया, तो आप हिंदी में थोड़ा सा हमारे मित्र जानना चाहते हैं आपसे, तो क्या इसका मूल भाव क्या है जो अभी आपने ये अंश सुनाया अभी इस उपन्यास में से। बिल्कुल अभी ये इसमें मैं बता रही हूँ सर कि पिछोले पर वो रस्सी बांधी गई और भीड़ इकट्ठी होती है चारों तरफ और इसमें मैं एक दोहे का प्रयोग करती हूँ। पिछोलारी पाड़ पे ताण्यो तण्यो तणार ढोल डमका बाजिया गलकी हुई सवार। रस्सी बांधी गई और ढोल डमके बजे और वो गलकी उस पे रस्सी पे सवार होती है और कई सारी भीड़ वहां पे इकट्ठी होती है उसको देखने के लिए और वो हाथों में तलवार लिए रस्सी पे इस तरीके से चल रही है कि लोग कौतूहल में पड़ जाते हैं कि आखिर ये नटनी कर क्या रही है। और जब वो मस्ती में चली जा रही थी तो लोग सब ठिकानेदार है वो चिंतित हो जाते हैं कि ये तो पार कर जाएगी और हमारे राणा जी ऐसे वचनों के जो पक्के हैं तो उनको इसको दे ही देंगे और फिर क्या है कि नट हम पे राज करेंगे। ये थोड़ा सा पेरा मैंने पढ़ा। जी जी जी। अच्छा, ये बताइए अब रीना जी,
आपने जो मैं देख रहा हूँ, अब बातचीत के माध्यम से भी पता चला है कि कथा लेखन पर आपने ज्यादा बल दिया है, चाहे वो राजस्थानी में है या हिंदी में है। कहानी उपन्यास आपने लिखे हैं। कविताएं जो आपने सुनाई, बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं आप, चाहे वो राजस्थानी में है या हिंदी में है। हिंदी की कविताएं भी बहुत अच्छी है। तो क्या विचार बन रहा है, कोई कविताओं का संग्रह आने का अब समय आ गया है? हाँ जी सर, उपन्यास भी हो चुके हैं, कहानी संग्रह भी हो गए, अब पाठकों की भी डिमांड है कि अब कुछ कविता आनी चाहिए। तो ये जो मैंने सुनाई थी, ये केंद्रीय अकादमी से एक किताब संग्रह निकला था, तो इसमें छपी हुई जो मैंने सुनाई है, मेरी अपनी जल्दी ही एक कविताओं का जो संग्रह है आपके सामने होगा, मुट्ठी में रेत नाम से। और क्या कविताएं बात। भी लिख रही हूँ मैं बीच बीच में। तो वो हिंदी में है या राजस्थानी, या दोनों का आपने उसमें रखा है, दोनों भाग रखे हैं आपने? वो हिंदी में ही होगा सर, क्योंकि जी अभी हिंदी में बहुत, मतलब वो चाहते हैं लोग कि हिंदी में भी सामने आए कुछ। जी जी। अ, जैसे सर हमारे यहाँ है ना, जैसे अपन बात करते कहानी की, ये राजस्थानी कहानी की भी ले लो अपन, हिंदी की कहानी की बात करते। वैसे राजस्थानी का लेखन और हिंदी का लेखन दोनों में काफी फर्क है, क्योंकि यहाँ का लेखन इसी दायरे में सिमट के रह गया है, और हिंदी का लेखन को तो बड़े बड़ा मतलब प्लेटफॉर्म है, विदेशों में तक चल रही है, राजस्थानी भी चल रही है नो डाउट, पर इसमें ये है कि वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म राजस्थानी को नहीं मिल पाया। तो मैं चाहती हूँ कि अब मैं हिंदी में भी लिखूं कुछ। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अब देखिए समय निकलता जा रहा है। संक्षिप्त में आपसे बात करेंगे अनुवाद पर। अनुवाद कार्य भी आपका हुआ है, मुख्य रूप से क्या क्या उल्लेखनीय है उसमें? बिल्कुल सर, एक डोगरी का कहानी संग्रह है, रामनाथ शास्त्री का लिखा, तो केंद्रीय क्या बात। अकादमी से पुरस्कृत है ये। इसका मैंने राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया। अनुवाद कहने में तो बहुत ही सरल और सहज लगता है कि अनुवाद एक, किसी भाषा का हम अनुवाद करते हैं तो इस भाषा से उस भाषा में उड़ेलना। लेकिन जब साहित्य की बात आती है तो मुझे लगता है कि इसमें काफी चुनौतियां सामने होती है, क्योंकि एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलने से, उसका अनुवाद करने से कई बार शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, और जो रचना का जो रस होता है वो खत्म हो जाता है। तो अनुवादक को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए और रखना पड़ता है। और कहीं-कहीं मेरे साथ भी हुआ, इसमें कुछ शब्द ऐसे आए हैं जिनका यदि मैं उनका जिस भाषा में था उसका मैं दूसरी भाषा में यदि लेती हूँ तो कहीं उसका अर्थ गाली भी निकल रहा था, कहीं मतलब शब्द अच्छे भी नहीं, अच्छे शब्द भी सामने आ रहे थे। तो मतलब अनुवादक को चाहिए कि उसका कोई पर्यायवाची शब्द ले या उसको थोड़ा-सा बदल के उस तरीके से लिखे ताकि भाषा का उसका शिल्प भी खत्म ना हो, और उसकी जो जो लेखक, मूल लेखक जो कहना चाह रहा है वह भी बना रहे और अनुवाद भी अच्छे से हो जाए। ये अनुवाद तो खैर अपने आप में बहुत ही विशिष्ट कला है, बहुत कठिन है। और जब तक कि आप जिस जो मूल भाषा है उसकी आत्मा को नहीं जानते, आप उसके जो मुहावरे इडियम्स हैं, उसके बिल्कुल। जो उसका जो शब्दावली है, तब तक सही अनुवाद होना। और एक तो वो विटम शब्दशः अनुवाद हो गया, दूसरा ये हो हुँ, गया आपने रूपांतरण किया, तीसरा हो गया जो भावानुवाद होता है, जो मूल बिल्कुल, आत्मा आत्मा। उसी में बचती है, बिल्कुल। जी जी, आत्मा उसी में बचती है, और सही रूप से अनुवाद उसी को कहते हैं जिसको हम मोटे तौर पर भावानुवाद कहते हैं। वो जब तक वो पकड़ में नहीं आएगा तब तक ठीक है, आपने शब्दों शब्दों का अनुवाद किया तो चलता है। और खास करके गद्य में थोड़ा सा खुल के आप लिख सकते हैं, लेकिन पद्य में, कविता में हुँ, उस किसी रचना का अनुवाद करना दूसरी भाषा में बहुत ही कठिन है, उसमें कोई बहुत बिल्कुल। संदेह नहीं है। खैर ये तो अलग विषय है, इस पर अलग से बातचीत हो सकती है। पुरस्कार भी आपको रीना जी हुँ, बहुत मिले हुँ। हैं। तो क्या लगता है आपको, अब पुरस्कारों का नाम क्या लें? पुरस्कार तो आपके बहुत सारे हैं। प्राची सिंह, डॉक्टर प्राची सिंह अब जुड़ गई, आपको नमस्कार कर रही है। थोड़ा बहुत नमस्कार। डॉक्टर साहब, थोड़ा बहुत देर से जुड़ गई हैं आप, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है।
तो ये बताइए कि पुरस्कार एक साहित्यकार के जीवन में, लेखन में पुरस्कार का कितना महत्व होता है? आपने तो अपनी कुछ राय बनाई होगी। देखिए सर, पुरस्कार यदि हम वाक़ई अच्छा लिख रहे हैं और उसका उस पर हमें यदि पुरस्कार यदि मिलता है, तो एक लेखक का हौसला बढ़ता है, थोड़ा-सा हौसला बढ़ता है और एक आत्मविश्वास, नया नई ऊर्जा, जैसा कि मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है कि वास्तव में मैं एक अच्छे लेखक को पुरस्कार लेने के लायक हूँ, तो मैं और बेहतर लिखने की कोशिश करती हूँ। और कई उदाहरण ऐसे भी होते हैं कि एक बार किसी को पुरस्कार मिल जाता है, तो कई लेखकों को ऐसा लगता है कि पुरस्कार ले लिया, बात खत्म, वहीं उनकी कलम रुक जाती है। तो मैं उनमें से नहीं हूँ। मेरा तो मकसद ही लेखन है, पुरस्कार तो बीच में चलता है, एक ठंडी छाँव का झोंके आते रहते हैं। पुरस्कार तो मिले ना मिले, लेकिन अपना लेखन तो चलना चाहिए। बिल्कुल, वो बिल्कुल, वही असली पुरस्कार तो वही है जब एक रचा। अब देखिए ना, जब आपको किसी, मान लीजिए किसी कविता के बारे में आप लिखना चाहते हैं, कितनी पीड़ा होती है, कितनी परेशानी होती है जब तक वो कविता पूरी हो जाती है। बाद में आपको एक संतुष्टि मिल जाती है, अरे बिल्कुल। वाह, अब तो कई-कई मेरी रचना कई-कई कंप्लीट हो गई। जी जी। यस सर। कई-कई दफ़ा तो सर ऐसा होता है कि हमारे भीतर कोई ऊहा-पोह, उथल-पुथल जो चल रही होती है, कि हमें लिखना है और फिर समय अभाव होता है, नहीं लिख पाती हूँ, तो मैं कई दफ़ा बीमार से हो जाती हूँ और एक आध बार तो मुझे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा, तो डॉक्टर कहते हैं कि इनको बहुत बड़ा स्ट्रेस है कुछ। और स्ट्रेस क्या है मुझे पता है कि क्या है, मैं समय नहीं निकाल पा रही हूँ, अपने लेखन को समय नहीं दे पा रही हूँ और जो मेरा अंदर है उसको मैं लिख नहीं पा रही हूँ। तो लेखक के साथ ये ऐसा होता है। मुझे एक बार पाखी के पहले के जो संपादक थे, अब तो वो नहीं रहे, प्रेम भारद्वाज जी। उन्होंने 1-2 बार पहले जब वो थे, उन्होंने भी मुझे छापा था पाखी में और उन्होंने मेरी कहानियों की तारीफ़ करते हुए उन्होंने मुझे कहा कि तुम राजस्थान के इस पुरस्कार के दायरे से बाहर निकलो। जिस दिन तुम पुरस्कार के दायरे से बाहर निकल जाओगी, उस दिन तुम छा जाओगी। ऐसी तुम्हारी रचना कहती है। तो मैं बिल्कुल नहीं, उनकी प्रेम जी बात से ने बहुत सहमत अच्छी हूँ। बात है, एक बहुत अच्छा मंत्र दिया है उन्होंने आपको। और बिल्कुल। उसको आप अपने मन में रखिए और लगातार आप लिखते रहिए। अब आखिर में हमें ये बताइए कि आप कहानियां लिखती हैं, आप उपन्यास लिखते हैं, कविताएं इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ लिखते हैं, राजस्थानी में भी, हिंदी में भी। उसके अतिरिक्त आपकी क्या रुचि है? कोई संगीत वगैरह सुनती हैं, कुछ आप उसको फॉलो करती हैं, और क्या रुचि है? क्योंकि कई लोग पेंटिंग्स करते हैं, कई लोग, आपकी क्या रुचि है? सर मेरा लेखन में ज़्यादा वो इंटरेस्ट, लिखना और अच्छा साहित्य पढ़ना, इसमें ज़्यादा रुचि रखती हूँ और गाने गाना वगैरह ये थोड़ा इसमें मेरी रुचि कम है। हाँ, सुन लेती हूँ कभी-कभार, मोटिवेशन कोई स्पीच वगैरह होते हैं वो मैं सुन लेती हूँ। बाकी जो समय मुझे मिलता है, क्योंकि सर महिलाओं को वैसे भी बहुत कम समय मिलता है और हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी पुरुष से ज़्यादा होती है, जहाँ तक मेरा मानना है और आप वैसे सभी जानते हैं, मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सर घर परिवार की जो ज़िम्मेदारियाँ होती है, मेरे श्रोता सभी सुन रहे हैं, सबको पता है कि महिलाएँ मतलब किस तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी निर्वहन एक करती चीज है। बताऊं आपको, अधिकांश तो आह महिलाएं ही जुड़ी हुई हैं आपके कार्यक्रम तो से। मैं अपनी सभी बहनों को उन उन सब से भी जानना चाहूँगी, क्योंकि हम किस तरीके से कल्पना हम मनोरमा जी अभी जुड़ गई, संतोष रैना जी जुड़ी हुई है, तो सभी तो महिलाएं ही जुड़ी हुई हैं, इसलिए तो मैं यहाँ तो चुप हूँ। रीना जी, तो तो मैं यहाँ बोलूँगी। आप बोलिए, आप तो बोलिए। यहाँ मैं बोलूँगी। तो सर क्या होता है कि जॉब में है हम, या तो हमारा क्या है कि नौकरी का वहाँ का प्रेशर, काम, थकान, घर का काम हमारे होता है, प्लस हमारे ऊपर बच्चों की ज़िम्मेदारी भी रहती है, परिवार की ज़िम्मेदारी भी रहती है। वो सारा हम निर्वहन करते हुए, फिर हमारा अपना जो थोड़ा बहुत समय होता है, आराम का समय होता है या मतलब हमारा जो पर्सनल जो टाइम होता है, उसमें से हम थोड़ा-सा चिमटी भर इतना सा समय निकाल के, तो वो हम लेखन को देते हैं। तो मुझे लगता है कि वो मुझे इतना सा समय यदि मिल रहा है मेरे अपने लिए, कहीं एक नींद मैं कम ले लूँ, कहीं मैं सीरियल ना देखूँ, कहीं वॉक पे जाना होता है, लगता है आज मिस कर दूँ, थोड़ा कुछ पढ़ लूँ, कुछ लिख लूँ। तो वो अपना समय मैं निकाल के मैं लिखती हूँ, तो मुझे लगता है उसमें मैं
गाने सुनने में और इनमें मैं वेस्ट नहीं करती, और लेकिन मैं अपने लेखन को पूरा समय देना चाहती हूँ। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप लगातार निरंतर लिखते रहिए। बहुत अच्छा लिखती हैं आप, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब अंत में हमारे साथ आप देखिए, बहुत सारे मित्र अभी भी जुड़े हैं हमारे साथ। उनके लिए दो शब्द कहना चाहेंगे आप? वैसे जितने भी कमेंट्स आए हैं बाद में देख लीजिएगा, उनका आप जी। उत्तर दे दीजिए। और उनके लिए दो शब्द कहना चाहेंगे आप? मैं पहले तो सभी को मतलब धन्यवाद कहूँगी कि आपने मुझे सुना, और अ, लेखक है यदि कोई, मतलब सभी लगभग लेखक ही होंगे पढ़ने वाले, तो अपना समय लेखन को ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि सर आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो इससे हम सभी मतलब कोई अछूता नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। दिन भर व्हाट्सएप पे क्या बजा देखना है, फेसबुक पे किसने क्या पोस्ट डाली, कहीं न कहीं हम लाख कोशिश करें या अपने आप को मतलब बचाने की कोशिश करें, लेकिन समझदार होते हुए भी हम उससे जुड़े रहते हैं। तो हमें उस समय को बचाना चाहिए, सोशल मीडिया को जो हम समय देते हैं, और वो हम लेखन को देना चाहिए, अच्छा पढ़ना चाहिए ताकि हम बेहतर लिख सकें। चलिए, मैं यही कहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब इस कार्यक्रम के लिए आपने समय निकाला, वो भी बहुत बड़ी बात है। 1 घंटा सवा घंटा शुक्रिया हो सर। गए। थैंक यू सर, इस पटेल ने मुझे बोलने के लायक समझा और समय दिया, उसके लिए मैं इस पटेल का आभार व्यक्त करती हूँ, और सभी श्रोताओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद रीना मेनारिया जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गई उदयपुर राजस्थान से। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर आज हमारे साथ उदयपुर राजस्थान से जुड़ी थी सुश्री रीना मेनारिया, जिनसे हम उनके साहित्य लेखन के बारे इत्यादि के बारे में बातचीत कर रहे थे। और इसके साथ ही अब हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अनुमति दीजिए। आपसे आज्ञा चाह रहा हूं। नमस्कार।